हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीरज। बेटा इसमें क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के। तो ये क्वेश्चंस आपके आरईएचएस में पूछ सकते हैं क्योंकि आपके 12th का सिलेबस होता है उसमें। तो देख लीजिए जल्दी से। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसेसिव ट्रेट इन पी प्लांट। पी प्लांट में कौन सी रिसेसिव ट्रेट होती है वो आपको बतानी है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ड्वार्फ स्टेम हाइट। ये आपकी रिसेसिव वो होती है, ठीक है। हिंदी में बेटा देखिए, इसका हिंदी में कह रहे हैं आपसे, मटर के पौधे में निम्न में से कौन सा अप्रभावी लक्षण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौने तने की ऊंचाई। ये एक अप्रभावी लक्षण है, जिसे हम रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। एक डोमिनेंट होता है, एक प्रभावी लक्षण होता है, एक रिसेसिव होता है। अब ये लक्षण होते कैसे हैं, देखो, एक डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट क्या होता है, जो दिखता है, जो एक्सप्रेस होता है, जैसे हाइट हो गई किसी की भी, ठीक है, या फिर कोई भी किसी का भी कलर हो गया। तो एक क्या होता है, कभी कभी देखो पेरेंट्स में दो लोग होते हैं जिनकी हाइट क्या होती है, एक होंगे छोटा, जैसे मम्मी क्या है छोटी हैं और पापा क्या है लंबे हैं। तो किसकी हाइट डोमिनेंट होगी, मतलब किसकी हाइट दिखेगी बच्चों में, उनकी ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें। तो ये बच्चा हुआ ऐसा, तो किसकी हाइट दिखी है, पापा की हाइट दिखी है। तो इसी को दिखने की चीज़ जो होती है, अपीयरेंस की जो चीज़ होती है, दिखने में आप लंबे हो, दिख रहे हो आप लंबे, तो वो क्या है, आपका डोमिनेंट कर गया है वो वाला जीन, फादर से मिला है जो आपको। और जो मम्मी वाला जीन है वो क्या है, रिसेसिव हो गया है, मतलब वो नहीं दिखा है, वो रिप्रेस हो गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड कह रहे हैं आपसे कि राउंड एंड रिंकल्ड सीड्स हैं आपके पास में, वर वन ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होता है, आपको पता है, यूज्ड बाय मेंडल टू डिवाइस द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। गोल और झुर्रीदार बीज मेंडल द्वारा विरासत के नियमों को तैयार करने के लिए इस्तेमाल किए गए विपरीत लक्षणों में से एक थे। तो ये सत्य है या असत्य है कथन, ये बताना है आपको। तो ये कथन आपका सत्य है, बिल्कुल ठीक है, ये कथन आपका बिल्कुल सत्य है। कह रहे हैं आपसे कि मेंडल यूज 7 डिफरेंट पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स टू डिवाइस द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। दीज ऑल्सो इंक्लूडेड द मेंशन्ड राउंड एंड रिंकल सीड्स। राउंड सीड्स आर डोमिनेंट होते थे और जो रिंकल थे वो रिसेसिव थे, ठीक है। तो यहाँ पे सीड्स की बात कर ले रहे हैं। ये हमारा क्या है, राउंड सीड है, ठीक है। ये हमारा एक राउंड सीड है और दूसरा क्या है, हमारा रिंकल सीड है। ऐसे करके यूं यूं करके ये मटर का पौधा है, मटर का पौधा है और मटर का बीज है, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा डोमिनेंट है वो कौन सा है, वो हमारा डोमिनेंट है राउंड सीड। तो इसको हमने राउंड सीड बोला है, RS, और इसको रिंकल्ड सीड बोला है, ठीक है। रिंकल्ड में W बनेगा, इसको रिंकल्ड सीड बोला है। तो ये हमारा क्या है, डोमिनेंट है, और ये क्या है, हमारा रिसेसिव है। तो ये भी आपकी ट्रेड है। 7 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स ली थी हमारे किसने, मेंडल जी ने, ठीक है। बेटा कौन सी थी, पहला तो यही ट्रेड हो गई, पहली ट्रेड ये हो गई आपकी, ठीक है। दूसरी थी सीड कलर, ठीक है। दूसरी ये हो गई आपकी, ये पहली हो गई जिसमें आपके सीड शेप था, सीड शेप यहाँ पे लिख दे रही हूँ ऊपर, सीड शेप, ठीक है। पहला ये हो गया आपका। दूसरा क्या हो गया, सीड कलर हो गया, कि येलो होगा या ग्रीन होगा। फिर होता है आपका फ्लावर कलर देखती हूँ मैं, लिख देती हूँ इधर ही, यहाँ हो जाएगा आपका फ्लावर कलर। ये आपका तीसरा हो गया। चौथा आपका हो जाएगा पॉड शेप आपका हो जाएगा। पॉड शेप में फुल और कॉन्ट्रास्ट जो आपका कंस्ट्रिक्ट होते हैं, मतलब एकदम अजीब सा दिखता है पॉड शेप। फिर पॉड कलर भी है इसी में, तो ये हो जाएगा पॉड कलर कौन सा होता था, ग्रीन और येलो। फिर 6वां है आपका फ्लावर पोजीशन, ठीक है। फ्लावर पोजीशन का मतलब क्या है, एक्साइल पे लगा है फूल आपका और टर्मिनल पे लगा है आपका। जो एक्साइल पे आपकी फली आ रही है और टर्मिनल पे फली आ रही है, वो ये आपका फ्लावर पोजीशन था। एक रह गया लास्ट आपका स्टेम हाइट, जो मैंने पहले आपको बताया था कि स्टेम हाइट के बारे में। तो ये 7 हो जाएगा आपका स्टेम हाइट, IGHT, ठीक है। तो ये 7 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स थे जो मेंडल जी ने दिए थे, आपको याद रखना है, ठीक है। मेंडल ने गार्डन पी याद रखना है। मेंडल ने, जो ग्रेगर मेंडल थे, पूरा नाम क्या था, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, अपने एक्सपेरिमेंट किया था 7 साल उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। 7 ईयर एक्सपेरिमेंट हुआ था उनका। 7 ईयर एक्सपेरिमेंट में किस पे किया था उन्होंने, उस पे किया था उन्होंने ग्रीन, जो गार्डन पी होती है,
गार्डन पी ही याद रखना है आपको। गार्डन पी पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे 7 साल के, कौन सी साल से, 1856 से, ये NCERT डेटा है सब कुछ, ठीक है। 1856 से 1863 तक ये एक्सपेरिमेंट उनके हुए थे, 7 साल तक, ठीक है। एंड उसके बाद में उन्होंने प्रपोज किया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद में ये प्रपोज कर दिया उन्होंने कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कुछ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ट्रू है ये स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे इफ़ यू वर टू सैम्पल गार्डन पी प्लांट्स इन मेंडल गार्डन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड होल्ड, कौन सा होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए। हिंदी में पढ़ लीजिए एक बार, हिंदी में क्या दिखा रहा है आपको। तो हिंदी में कह रहा है आपसे कि यदि आपको मेंडल के बीज में मैटर के पौधों का नमूना लेना हो तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। तो ये आपका नमूना लेना हो तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही होगा कि राउंड सीड्स होना चाहिए, वर मोर अबंडेंट होना चाहिए दैट रिंकल्ड सीड्स, ठीक है। तो गोल जोड़ीदार बीजों की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में थे, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ कह रहे हैं आपसे कि व्हाट वाज द मॉडल ऑर्गेनिज्म यूज्ड बाय मेंडल टू गिव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने वंशागति के नियम देने के लिए किस मॉडल जीव का उपयोग किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गार्डन पी का, ठीक है, गार्डन पी का, यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट एसोसिएटेड विद मेंडल स्टडीज़। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर बताइए। हिंदी में देख लीजिए, कह रहे हैं आपसे निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता में मेंडल के अध्ययन से जुड़ी नहीं है वो बतानी है। गणितीय विश्लेषण, बड़ा नमूना आकार, या फिर एक विश्वसनीय और विश्वसनीय डेटा स्रोत पीढ़ी, जीव की बार बार हत्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रीक्वेंट किलिंग ऑफ द मॉडल ऑर्गेनिजम्स, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे 6 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स स्टडीड बाय मेंडल। इनमें से कौन सी ट्रेड है जो मेंडल के द्वारा नहीं पढ़ी गई या फिर स्टडी की गई, अध्ययन किया गया। तो ग्रीन एंड येलो पॉड, ये तो सही है आपका, ग्रीन एंड येलो पॉड थी। फुल एंड कंट्रास्ट पॉड, ये भी सही थी। एक्साइल टर्मिनल फ्लावर सही है। पिंक एंड वाइट फ्लावर नहीं पढ़ी गई थी, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 का आंसर आ जाएगा आपका। 6 का आंसर क्या होगा बताइए। तो 6 का आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुलाबी और सफ़ेद फूल आपको अध्ययन नहीं किए गए थे, किसने, मेंडल द्वारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए विपरीत लक्षणों का जोड़ा नहीं है। तो वो गुलाबी और सफ़ेद फूल का नहीं है। मैंने अभी आपको बताया है कौन से थे आपके। पहला था आपका सीड शेप, फर्स्ट आपका क्या था, सीड शेप हो गया। फिर आपका दूसरा हो गया सीड कलर हो गया। फिर तीसरा क्या था, फ्लावर कलर हो गया आपका, ठीक है। फिर क्या था आपका पॉड शेप हो जाएगा। फिर आपका है पॉड कलर हो गया। उसके बाद में फ्लावर पोजीशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। उसके बाद में आपकी स्टेम हाइट। तो ये 7 ट्रेड्स थी जो आपने मेंडल के द्वारा पढ़ी गई थी, मेंडल के द्वारा अध्ययन किया गया था इन पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द टाइप ऑफ पी लाइन्स यूज्ड बाय मेंडल। तो व्हाट वाज द टाइप ऑफ पी लाइन्स यूज बाय मेंडल द्वारा इस्तेमाल की गई मटर की प्रजातियाँ कौन कौन सी थी वो आपको बतानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्रू ब्रीडिंग, सत्य प्रजनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, कह रहे हैं आपसे कि व्हाट मेथड इज़ यूज टू प्रोड्यूस अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन। तो व्हाट मेथड कौन सा है आपका वो बताना है ट्रू ब्रीडिंग लाइन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन तैयार करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो वो आपका क्या है, स्वपरागण है, सेल्फ पॉलिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डोमिनेंट कैरेक्टर इन पी प्लांट। इनमें से कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर पी प्लांट का वो आपको बताना है। तो टॉल स्टेम हाइट है, या फिर क्या है ये, वाइट फ्लावर है, या फिर टर्मिनल फ्लावर है, या फिर कंस्ट्रक्टेड पॉड है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कि टॉल स्टेम हाइट ही आपका क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। मैंने आपको अभी भी बता दिया है कि डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है। तो पौधों में, मटर के पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख लक्षण है। तो
तने का लंबा होना एक प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th आपसे कह रहे हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मेंडल वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, हिंदी में देख लीजिए कि मेंडल के अनुसार विशिष्ट लक्षणों की विरासत के लिए क्या जिम्मेदार था, बताइए सोचिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका हो जाएगा फैक्टर्स, मतलब कारक। मेंडल के अनुसार विशिष्ट लक्षणों की विरासत के लिए क्या जिम्मेदार था, तो वो था आपका कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बाय डैश रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन 1962। कितना होगा इसका ऑप्शन, क्या हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्रिक। ठीक है, क्रिक हो जाएगा। तो हिंदी में क्या कह रहा है, डीएनए की संरचना डैश को 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो किसको मिला था, आपके फ्रांसिस क्रिक थे। बोल रहे हैं वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाज अनरेवलिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दिस वाज फाइनली postulated बाय फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन। आपने देखा होगा क्रिक एंड वॉटसन को इन 1953। फॉर दिस दे शेयर्ड अ नोबेल प्राइज इन 1962। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, कह रहे हैं आपसे व्हाट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, जेनेटिक्स। ठीक है, जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम के पैटर्न के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करती है, तो वो आपकी जेनेटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज़ रिफर्ड टू एज। किसके द्वारा रेफ़र किए जाते हैं, मतलब माता पिता से संतान में लक्षणों की जो क्या होता है ट्रांसफ़र होता है, वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन किया है उन्होंने। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन हो जाएगा, इनहेरिटेंस के द्वारा किया जाता है, जो वंशानुक्रम कहते हैं इसको। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14, कह रहे हैं आपसे कि व्हाट डिटरमाइंस द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोजेनी एंड पेरेंट्स। पेरेंट्स और प्रोजेनी में जो डिफरेंसेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं आपके। तो वेरिएशंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो आप जान सकते हो। हिंदी में देखिए, संतान और माता पिता के बीच अंतर क्या निर्धारित करता है, वेरिएशन, भिन्नता। कह रहे हैं आपसे वेरिएशन इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स विद इन अ पॉपुलेशन। दीज अराइज बिटवीन द प्रोजेनी एंड पेरेंट्स एंसेस्टर्स एंड फॉर्म अ बैकबोन फॉर नेचुरल सिलेक्शन ऑफ एक्ट ऑन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको पता है माता पिता से हम डिफरेंट होते हैं, डिक्टो तो नहीं होते हैं, उनकी कॉपी तो बिल्कुल नहीं होते हैं, तो जो डिफर करता है वो हमारे वेरिएशन होते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस लार्जर वेरिएशंस देन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि आप बता सकते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन होते हैं बजाय हमारे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ठीक है, लैंगिक प्रजनन और आपका क्या हो गया, लैंगिक प्रजनन की तुलना में अधिक विविधता उत्पन्न करता है, सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 आपसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस इज़ नॉट एन इंस्टेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वेरिएशंस इन पॉपुलेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते हो। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इन्वेंशन ऑफ फायर। ठीक है, ऑल द 4 ऑप्शंस रेफर टू अप्रोचेस of early humans that have benefited society. However, the domestication of dog and cow and the artificial selection of wheat as a crop have used the principle of variations and selection of traits best suitable for the particular task. ठीक है, तो ये सारे आपके जो 3 कैरेक्टर हैं हमारे, वो क्या हैं आपके, सारे ही किस में आते हैं, बेनिफिटेड सोसाइटी में आते हैं, लेकिन आपका चौथा नहीं आता, आग का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो सभी को पता होगा, बताओ जल्दी से। इसका आंसर आप क्या करोगे, 17 का XYZ, जो भी आप आंसर करोगे वो मुझे बताना, कमेंट करना है आपको, ये आंसर मैंने बता दिया है। हिंदी में देख लीजिए, जीवित जीवों में वंशानुक्रम के नियमों का प्रस्ताव किसने दिया, तो ये आप ऑप्शन बताएंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 आपसे कह रहे हैं कि व्हाट टेक्निक इन प्लांट बायोलॉजी वाज यूज्ड बाय ग्रेगर मेंडल ने कौन सी टेक्निक यूज़ की थी प्लांट में, बायोलॉजी टेक्निक जिसे बोलते हैं हम, टू ड्राइव द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के पैटर्न को ड्राइव करने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए,
इसका आंसर आपका क्या होगा बता सकते हैं आप? हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में कह रहे हैं आपसे, ग्रेगर मेंडल ने पादप जीव विज्ञान में वनस्पति के पैटर्न को प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया था? तो आपका संकरण था, जिसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रेगर जो मेंडल थे हमारे, कैरियर आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पी प्लांट्स विद स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड यूज मैनुअल काउंटिंग टू कैरी आउट एस्टिमेट्स ऑफ फैक्टर्स, जिसे हमने अभी जीन के नाम से जाना जाता है फैक्टर्स को, ओवर जनरेशंस, ठीक है। दिस गेव्स राइज टू द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एज वी नो टुडे। तो आपको पता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में हम जानते हैं, और फैक्टर्स को अभी हम जीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने एक ही उनका डिसएडवांटेज रहा था मेंडल का कि उन्होंने फैक्टर को नहीं बता पाया था कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ कैरेक्टर जा रहा था, तो उसने वो क्या है वो ये नहीं बता पाए थे, तो उन्होंने क्या नाम दिया था? उन्होंने नाम दिया था फैक्टर, ठीक है। अभी उस फैक्टर को हम जीन के नाम से जाना जाता है, वो फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका कि बोल रहे हैं आपसे 19, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एंथर टर्मिनेट। जब एंथर को हम हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, तो हमारे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पराग कोषों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वो हमारा होता है एमैस्कुलेशन। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये, और एनसीईआरटी में आपको वो भी दे रखा है फिगर, ठीक है। एनसीईआरटी में आपका फिगर भी दे रखा है, जो फिगर है 5.2 फिगर पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसमें लिखा हुआ है स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी। तो इसमें पैटर्न दे रखा है, और आपका एक फीमेल पेरेंट दे रखी है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, और एक पेरेंट दे रखा है जिसमें से उन्होंने एंथर को कट कर लिया है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ एंथर क्या करता है? आपका एमैस्कुलेशन कहलाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 कह रहे हैं आपसे व्हाट प्रोसेस नीड्स टू बी अवॉइडेड फॉर कैरिंग इफेक्टिव एफिशिएंट क्रॉसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी में कह रहे हैं आपसे कि कुशल क्रॉसिंग के लिए किस प्रक्रिया से बचना चाहिए। तो आपको किस प्रक्रिया से बचना चाहिए? सेल्फ पॉलिनेशन से आपको बचना चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है बेटा कि सेम टाइप के आपको कैरेक्टर्स मिलते रहते हैं, और वो बाद में जाके वो फिर एक बीमारी का रूप ले लेते हैं और प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए हमें सेल्फ पॉलिनेशन से बचना चाहिए, उसकी जगह पर हमें क्रॉसेस करवाने चाहिए डिफरेंट टाइप की, जैसे डिफरेंट टाइप की, जैसे क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहिए हमें। जैसे होता क्या है कि एक जो प्लांट की जाति है दूसरी जाति से अगर करेगी तो नए कैरेक्टर भी डेवलप होंगे, और साथ में वो कैरेक्टर जो हैं वो अच्छे डेवलप होंगे, ठीक है। अच्छे हमें उनका प्रोडक्शन मिलेगा, कोई भी चीज़ हो तो अच्छा मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जब सेम जातियों में शादी होती है, और सेम जाति में, सेम कास्ट में, ह्यूमन में होता है, सेम कास्ट में शादी करते हैं, सेम कास्ट में शादी करते हैं। कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जो गोत्र वगैरह चेक नहीं करती हैं, कुछ सेम कास्ट में होती हैं जो गोत्र चेक करते हैं। सबसे पहले गोत्र अगर सेम होगा तो वो भाई बहन कहलाते हैं, उनमें शादी नहीं होती है। कुछ कास्ट तो ऐसी हैं जो गोत्र ही चेक नहीं करती हैं और सेम गोत्र में शादी होती है उनकी। तो सेम गोत्र में शादी करना बहुत ही बड़ा डिसीजन है, और बहुत ही मेरे हिसाब से ख़राब डिसीजन है, साइंस के हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं, बायोलॉजी के अनुसार ये गलत डिसीजन है। उन्हें गोत्र चेक करना चाहिए और डिफरेंट गोत्र में शादी करना चाहिए, सेम गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे बीमारियां लंबे समय में जाके बीमारियां दिखने लगती हैं, ठीक है। एक इजिप्ट के एक राजा थे, रानी थी, तो उनका मानना था कि हम सेम कास्ट में शादी करेंगे, ठीक है, हम सेम कास्ट में शादी करेंगे और सेम अपने वंश में शादी करेंगे। तो किसी के फादर से कर रहे हैं तो किसी के स्टेप ब्रदर से कर रही है शादी वो। तो उससे हुआ क्या कि लंबे समय में जाके उनको एक आनुवंशिक रोग हो गया जो उनकी पीढ़ी को ख़त्म कर दिया, इजिप्ट के लोगों को उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं व्हाट इज़ प्लियोट्रोपिज्म। प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो प्लियोट्रोपिज्म क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ मल्टीपल इफेक्ट्स जो होते हैं ऑफ अ सिंगल जीन, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए। प्लियोट्रोपिज्म क्या है? तो एकल जीन के कई प्रभावों की घटना को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रोपिज्म बोल देते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा जानना है तो ये है, कह रहे हैं इन जेनेटिक्स प्लियोट्रोपी इज़ डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल ट्रेड्स बाय अ सिंगल जीन। एक जीन से मल्टीपल जो आपके क्या होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं एक जीन से ही। प्लियोट्रोपी इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, जिसे इसका मीनिंग है मोर वेज। सिंपल एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी इज़ फिनाइलकीटोनुरिया विच इज़ अ डिजीज़। तो एक प्लियोट्रोपी का एक एग्जांपल देख लीजिए आप। प्लियोट्रोपी का एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल आपको याद रखना है, और वो है फिनाइलकीटोनुरिया।
फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। ये एक डिज़ीज़ होती है, तो इस डिज़ीज़ को आपको याद रखना है कि ये किसका एग्जाम्पल है, प्लियोट्रॉपी का है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकता है और कहीं से भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इनमें से कौन सा है जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है, वो आपसे पूछ रहे हैं। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में कह रहे हैं आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुजीनी वंशागति का उदाहरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, सोचिए थोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा स्किन कलर ह्यूमंस, मनुष्यों में त्वचा का रंग, ये आपका क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वुमेन है विद 47 क्रोमोसोम्स ड्यू टू 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स 21 इज़ करेक्टराइज्ड बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा आपका, वो क्या है आपकी, उसको डाउन सिंड्रोम हुआ है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप पढ़ भी सकते हो, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो। कह रहे हैं आपसे गुणसूत्र 21 की 3 प्रजाति के कारण 47 गुणसूत्रों वाली महिला की विशेषता क्या कहलाती है, डाउन सिंड्रोम कहलाती है। डाउन सिंड्रोम में होता क्या है, डाउन सिंड्रोम इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर होता है 21 का, एंड द ऑफस्प्रिंग हैज़ 47 क्रोमोसोम्स उसके पास में होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर क्या है, 21 है, और जो ऑफस्प्रिंग के पास में कितने क्रोमोसोम नंबर होते हैं, 47, ठीक है। एन इंडिविजुअल विद 47 क्रोमोसोम ड्यू टू 3 कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स 21 इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या होती है आपकी, डाउन सिंड्रोम हो जाता है उसको। और डाउन सिंड्रोम इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी, मतलब इसमें क्या है आपका, एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है क्रोमोसोम की, इसलिए एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। इन विच एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21 अकर्स, इसलिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिफाइन कर दिया है कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, टर्नर सिंड्रोम में आपको एक फीमेल होती है, वो X0 होती है, मतलब उसमें एक X की एब्सेंस होती है, तो उसको टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। टर्नर मतलब टर्न हो गया, मतलब जीरो हो गया, तो जीरो में एक्स क्या है, जीरो में तब्दील हो गया, तो उसको टर्नर सिंड्रोम में भी आपकी फीमेल ही आती हैं, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया इज़ मोर कॉमनली सीन इन ह्यूमन मेल्स देन इन ह्यूमन फीमेल्स बिकॉज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा दिस डिजीज़ इज़ ड्यू टू एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। हिंदी में आप देख लीजिए, इसको कह रहे हैं आपसे कि हीमोफीलिया मानव महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक आम तौर पर देखा जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, यह रोग एक्स लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन के कारण होता है, इसलिए, ठीक है। हीमोफीलिया इज़ अ एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, क्या है हीमोफीलिया, क्या है, एक एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। और बीइंग अ रिसेसिव डिसऑर्डर इट इज़ एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशंस में ही एक्सप्रेस होता है। ह्यूमन मेल्स हैव अ 1 कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम एंड हैज़ 1 कॉपी अफेक्टेड जीन इन मेल्स इन ईच सेल इज एफिशिएंट टू कॉज द डिसऑर्डर XC by, hence being X-linked recessive mutation, it is more frequent in males. Females carry 2 X chromosomes आपके पास में होते हैं, तो 2 copies of affected gene show the disorder. अगर फीमेल के पास में दोनों ही आपकी C अफेक्टेड हैं तो फीमेल्स में ये बीमारी दिखेगी, हीमोफीलिया। लेकिन आपको पता है मेल के पास में एक X होता है, एक पाई होता है। अगर एक X ही, सिर्फ X ही X के पास में, मेल में X पे ही इफेक्ट हो गया तो मेल को ये बीमारी दिखेगी, इसलिए मेल में ज़्यादा कॉमन होती है और फीमेल में इतनी कॉमन नहीं होती हीमोफीलिया, ठीक है। फीमेल हेट्रोजाइगस फीमेल हेट्रोजाइगस में ये आपका नॉर्मल दिखेगा और कैरियर माना जाएगा ये डिजीज़ आपको, ठीक है, फीमेल्स में। इफ़ इट वुड हैव बीन अ बाइलिंग डिसऑर्डर, अगर बाइलिंग डिसऑर्डर होता, इट वुड हैव टू एक्सप्रेस्ड ओनली इन मेल्स बिकॉज मेल कैरी 1 कॉपी ऑफ बाई क्रोमोसोम एंड कैन एक्सप्रेस बोथ रिसेसिव एंड डोमिनेंट बाइलिंग जीन्स, ठीक है। तो ये कुछ आपको मैंने हीमोफीलिया के बारे में बता दिया है। नेक्स्ट बट लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, कह रहे हैं आपसे म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विद, म्यूटेशन किसके द्वारा इंड्यूस होता है वो आपसे पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए मुझे जल्दी से, सोचिए ज़रा थोड़ा सा, तो इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं आप मुझे। हिंदी में देख लीजिए, इसको हिंदी में कह रहे हैं उत्परिवर्तन को प्रेरित किया जाता है, तो वो गामा रेज के द्वारा प्रेरित किया जाता है म्यूटेशन को, हमारे को याद रखना है हमेशा। म्यूटेशन कैन बी इंड्यूस्ड विद गामा रेडिएशन। म्यूटेशंस कैन बी इंड्यूस्ड इन अ वेराइटी ऑफ वेज सच एज बाई एक्सपोजर टू UV रेज जो होती हैं,
एक्सपोज़र हम जब यूवी रेज़ के एक्सपोज़र में होते हैं तब ये म्यूटेशन इंड्यूस हो सकता है। और आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकते हैं जिसको हम गामा रेडिएशन भी बोलते हैं। और केमिकल म्यूटेशन भी होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन भी होता है उसमें। इंडोल एसिटिक एसिड से भी, ऑक्सीजन से भी हम क्या हो सकते हैं, म्यूटेंट हो सकते हैं। और इथाइलिन डू नॉट इंड्यूस म्यूटेशन। तो आपको याद रखना है कि इथाइलिन में कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती है म्यूटेशन करने की। तो डू नॉट इंड्यूस म्यूटेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थाइलिन में कोई भी कैपेबिलिटी नहीं होती है म्यूटेशन करने की, लेकिन बाकी सारी इंफ्रारेड रेज़ हो गया, आई हो गया, गामा रेज़ हो गया आपका, और आपकी यूवी रेज़ हो गए, ये सारी इनमें कैपेबिलिटी होती है हमें म्यूटेंट करने की। इसीलिए कह रहे हैं आपसे कि जो हम एक्सपोजर ऑफ यूवी रेज़ में आते हैं तो हमें कैंसर रहने की ज़्यादा संभावना रहती है, और हमें म्यूटेंट होने की, हमारे जीन को म्यूटेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो इसलिए बोलते हैं कि आप सनस्क्रीन का यूज़ करो, जैसे कि कम से कम जो हमारी अगर हम यूवी रेज़ के एक्सपोजर में आते भी हैं तो हम उनसे अफेक्ट ना हो, कम से कम अफेक्ट हो। ठीक है, तो म्यूटेशन सबसे ज़्यादा यूवी रेज़ हैं, उनकी वजह से ज़्यादा म्यूटेशन हो रहा है हमारे जीन में। तो ये आपके लिए आज के क्वेश्चन थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कैसे लगे मुझे ज़रूर बताना, और एक क्वेश्चन का जो मैंने दिया है आपको बताने के लिए उसको ज़रूर मुझे कमेंट में पोस्ट करना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।